नमस्कार। आज हम एक ऐसी सोच पर थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे जो सुनने में तो बड़ी सीधी सी लगती है, पर जिंदगी में ना वाकई बड़ा बदलाव ला सकती है। हाँ बिल्कुल। ये मेल रॉबिन्स की किताब है द लेट देम थ्योरी, उससे निकली है। और इसका निचोड़ बस इतना है कि भाई अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों से वापस खींचो जिन्हें हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सही बात है। अक्सर हम इसी में उलझे रहते हैं, दूसरों को बदलने में या हालात को। हाँ, और अपनी ही शांति, अपनी ताकत गंवा देते हैं। तो रॉबिन्स का ये तरीका ये दो हिस्सों में काम करता है। पहला है जाने दो, लेट देम। लेट देम मतलब दूसरों को करने दो जो वो कर रहे हैं, दखल मत दो। एग्जैक्टली। और दूसरा वो थे मुझे करने दो, लेट मी। हाँ, यानी फोकस वापस खुद पर लाना, अपनी लाइफ की लगाम अपने हाथ में लेना। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विचार को थोड़ा खोलकर समझते हैं, इसकी परतें हटाते हैं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं जाने दो से, लेट देम। इसका जो बिल्कुल बेसिक आइडिया है वो ये है कि उन लोगों या स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर दो जो हमारे बस में है ही नहीं। सुनने में थोड़ा पैसिव सा लग सकता है कि अरे छोड़ दो बस। हाँ, लगता है, लेकिन एक्चुअली ये दिमागी सुकून पाने का एक बहुत बहुत पावरफुल तरीका है। अच्छा। मेल रॉबिन्स ने खुद ये सबक सीखा, और वो भी एक बड़े ही पेरेंटिंग वाले मोमेंट में। उनके बेटे ओकले का स्कूल प्रॉम था। ओ, प्रॉम नाइट, पेरेंट्स का सुपर एक्टिव मोड। हाँ, बिल्कुल। तो सारी तैयारियां चल रही थी, महंगा सूट, जूते, डेट का इंतजाम, सब कुछ। और रॉबिन्स ने ओकली की डेट के लिए ना बड़ी मेहनत से खूबसूरत फूलों का गजरा, वो कॉर्सेट होता है ना, वो बनवाया। हाँ, वो कलाई पे लगाने वाला, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। हाँ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ओकले ने कहा कि माँ, मेरी डेट को ये नहीं चाहिए। अरे, अब सोचिए रॉबिन्स को कैसा लगा होगा। इतनी सोच समझकर बनवाया था। जाहिर है निराशा हुई होगी, मतलब सारी मेहनत। फिर भी वो शायद थोड़ी उम्मीद में या जिद में वो गजरा लेकर पार्टी में गईं। और वहां जाकर क्या देखती हैं क्या? कि उस लड़की ने पहले से ही अपना खुद का बनाया हुआ एक गजरा पहना हुआ था। ओहो, डबल झटका। रॉबिन्स कहती उन्हें उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मतलब वो मोमेंट काफी अजीब था। समझ सकता हूँ बिल्कुल। और फिर? और बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर पता चला कि बच्चों का डिनर का कोई पक्का प्लान ही नहीं था। अरे बाप रे। ऊपर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे सजे धजे और भीग रहे हैं। रॉबिन्स ये देखकर परेशान हो रही थी कि भाई करीब 20 टीनेजर्स हैं, बिना किसी रिजर्वेशन के एक छोटी सी भीड़ वाली टाको जगह की तरफ जा रहे हैं। ओनो, टाको जॉइंट, प्रॉम नाइट पे। हाँ, अब सोचिए वो नजारा। यहाँ पर ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते? शायद फ्रस्ट्रेट हो जाते, कंट्रोल करने की कोशिश करते। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता होती, डांटते, शायद कोई और प्लान बनाने को कहते। ये तो स्वाभाविक है। हाँ, पर तभी रॉबिन्स की बेटी कैंडल, जो कॉलेज से आई हुई थी, उसने अपनी माँ से एक बात कही, और उस एक बात ने सब बदल दिया। क्या कहा? उसने कहा, माँ, अगर वो उस टेको बार जाना चाहते हैं तो जाने दो। जाने दो। हाँ, वो भीगना चाहते हैं, जाने दो। वो अपने महंगे जूते खराब करना चाहते हैं, जाने दो। ये उनका प्रॉम है, आपका नहीं। वाह, कमाल है। मतलब इतनी सीधी सी बात है ना, जाने दो, 3 शब्द। रॉबिन्स बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने ये सुना, हाँ, एकदम बोझ उतर गया कंधों से। सारा तनाव, वो जो बिल्ग हो रहा था, वो गायब। उन्हें अचानक लगा कि अरे, मुझे इसे ठीक करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे इसे संभालने की जरूरत ही नहीं है। यही है जाने दो की ताकत। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मेंटल स्विच है। आप वो जिम्मेदारी छोड़ देते हैं जो आपकी है ही नहीं। और ये सिर्फ प्रॉम नाइट की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए ना, रोज की कितनी स्थितियां होती हैं। लाइन धीरे चल रही है, प्लेन में कोई खांस रहा है, हाँ, या वो दोस्त जो बिना बताए वीकेंड पर चले गए। रॉबिन्स के साथ ये भी हुआ था। अच्छा। हाँ, तो इन सब में हमारी पहली रिएक्शन क्या होती है? झुंझलाहट, गुस्सा, क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों, सही तरीके से हों। बिल्कुल। जाने दो हमें इस जरूरत से, इस दबाव से आजाद करता है। तो ये साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है? क्या ये बस सिचुएशन से मुंह मोड़ लेना है? नहीं, मुंह मोड़ना नहीं। देखिए, ये एक तरह की समझदारी वाली इमोशनल दूरी बनाना है, भावनात्मक डिटैचमेंट। अच्छा। जब हम कंट्रोल करने की बेकार की कोशिश छोड़ देते हैं ना, तो हमारी चिंता, हमारी एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। हम फिर स्थिति को ज्यादा साफ देख पाते हैं, अपनी भावनाओं के जाल में फंसे बिना।
जैसा मार्टिन लूथर किंग थर्ड और आंद्रेया वाटर्स किंग भी कहते हैं कि असली ताकत बाहर के हालात में नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में है। एग्जैक्टली हम ट्रैफिक जैम को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों की राय को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है, पर हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करें। जाने दो हमें वो सोचने का, सही रिएक्शन चुनने का स्पेस देता है। ये बात तो समझ में आ गई कि जाने दो से बाहरी दबाव कम होता है, सुकून मिलता है, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? अगर हम बस सबको हर चीज को जाने दें तो क्या हम थोड़े अलग थलग, ये पैसिव नहीं हो जाएंगे, जैसे बस किनारे बैठ के देख रहे हैं सब? बहुत अच्छा सवाल है ये, और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर जाने दो की एक लिमिट आ जाती है, और यहीं से इसका दूसरा और ज्यादा जरूरी, ज्यादा एक्टिव हिस्सा शुरू होता है। वो है मुझे करने दो, लेट मी। हाँ, रॉबिन्स इस पर बहुत जोर देती हैं कि अगर हम सिर्फ जाने दो पर ही रुक गए तो दो खतरे हैं। या तो हम अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, या फिर एक तरह के एरोगेंस में आ सकते हैं कि भाई मैं तो इन सबसे ऊपर हूं। बिल्कुल सही। सशक्तिकरण, रियल एम्पावरमेंट तब आता है जब आप उस बचाई हुई ऊर्जा को वापस अपनी तरफ मोड़ते हैं। अच्छा, इसे उस दोस्त वाली कहानी से जोड़ते हैं जिन्हें रॉबिन्स को वीकेंड ट्रिप पे नहीं बुलाया था। जाने दो ने तो उन्हें उस दुख से उभरने में मदद की। हाँ, वो पहला कदम था, जरूरी पहला कदम। लेकिन असली बदलाव, असली ग्रोथ मुझे करने दो से शुरू हुई। वो कैसे? मुझे करने दो ने उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आत्मचिंतन की तरफ मोड़ा। उन्होंने खुद से पूछा, मुझे करने दो ईमानदारी से सोचने कि क्या इन दोस्ती को निभाने में मैंने वाकई अपना 100% दिया था? क्या मैं सिर्फ उम्मीद कर रही थी कि वो मुझे बुलाएं, या मैंने खुद भी कोई पहल की थी? अच्छा। फिर मुझे करने दो अपनी सोशल लाइफ की जिम्मेदारी लेना, बजाय इसके कि मैं दूसरों पर निर्भर रहूं। और सबसे जरूरी, मुझे करने दो उन सहेलियों तक खुद पहुंचना जिनसे मैं वाकई जुड़ना चाहती हूँ, जिनसे मेरा कनेक्शन है। मतलब फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो गया, बाहर की शिकायत से हटकर अंदर के एक्शन पर। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ दूसरों को छोड़ देना नहीं है, ये खुद को पकड़ना है, अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आना है। ये हुई ना बात। बिल्कुल। और ये जो बैलेंस है ना, जाने दो और मुझे करने दो का, ये जीवन के लगभग हर पहलू में काम आता है। कुछ उदाहरण देखें। हाँ, बिल्कुल। जैसे तनाव, वही प्लेन में खांसते यात्री वाला उदाहरण। जाने दो उसे खांसने, आप उसे रोक तो नहीं सकते। नहीं रोक सकते। लेकिन मुझे करने दो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। जैसे आपने कहा, शायद स्कार्फ मुंह पर लपेट लिया या हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगे। हाँ, अपना बचाव तो कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बाहरी स्थिति नहीं बदल सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया और अपना बचाव बदल सकते हैं। डॉक्टर अदिति नेरुरकर जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तनाव हमारे सोचने समझने की क्षमता को हाईजैक कर लेता है। जाने दो उस हाईजैक को रोकता है, दिमाग को शांत करता है, ताकि आप मुझे करने दो वाला कदम सोच सकें। और वो दूसरों की राय का डर, उसका क्या? ये तो बहुत लोगों को पीछे खींचता है। रॉबिन्स ने अपना किस्सा बताया था कि जब वो अपना पब्लिक स्पीकिंग का बिजनेस शुरू कर रही थी, तो 2 साल तक सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाई, सिर्फ इस डर से कि पुराने दोस्त क्या सोचेंगे, कि अरे ये खुद को क्या समझती है। उफ, ये लोग क्या कहेंगे वाला डर, ये बहुत असली है, बहुत पावरफुल है। तो यहाँ क्या समाधान है? वही सिद्धांत, जाने दो उन्हें, जो सोचना है सोचने, उनकी सोच आपके कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन मुझे करने दो वो काम जिससे मुझे खुद पर गर्व हो, जो मेरे लिए मायने रखता है। अपना फोकस दूसरों की राय से हटाकर अपने काम पर, अपनी मेहनत पर लगाना, ऊर्जा का सही इस्तेमाल। ये लॉजिक तो समझ आता है, पर क्या ये दूसरों को बदलने की कोशिश पर भी लागू होता है? मान लीजिए कोई अपना करीबी है और उसकी कोई आदत हमें बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा। क्या वहां भी बस जाने दो कह देना है? ये थोड़ा ट्रिकी है। हाँ, यहाँ ये सिद्धांत थोड़ा और ध्यान से लगाना पड़ता है। देखिए, डॉक्टर के जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग असल में तभी बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहें। हाँ, ये तो सुना है। बाहर से दबाव डालने पर क्या होता है, वो और डिफेंसिव हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? डॉक्टर टैली शरोट का न्यूरोसाइंस पर काम बताता है क्यों। हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि वो तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ भागता है और दर्द से बचता है। अच्छा। अब चिल्लाना, ताने मारना या लगातार टोकना, ये सब दर्द देता है, और बदलाव का जो सुख है वो या तो पक्का नहीं लगता या बहुत दूर लगता है। इसलिए ये तरीके काम ही नहीं करते। तो फिर क्या करें? हार मान ले, छोड़ दे उनको? नहीं, हार मानना नहीं, रणनीति बदलना। जाने दो उन्हें वैसी रहने जैसा वो हैं। इसका मतलब है उनकी आज़ादी, उनकी ऑटोनॉमी का सम्मान करना। ओके। लेकिन मुझे करने दो अपने प्रभाव का, अपने इन्फ्लुएंस का पॉजिटिव इस्तेमाल करना। वो कैसे?
इसका मतलब हो सकता है अपनी सीमाएं तय करना, या शायद वो ABC लूप वाला तरीका अपनाना। ABC लूप, ये क्या है? ए मतलब माफी मांगो या विनम्रता से पूछो, अपोलोजाइज, आस्क। बी मतलब पीछे हटो और उनके व्यवहार को देखो, बैक ऑफ, ऑब्जर्व, बिहेवियर। और सी मतलब अगर कोई पॉजिटिव बदलाव दिखे तो उसकी तारीफ करो, उसे सेलिब्रेट करो और जारी रखने में मदद करो, सेलिब्रेट, कंटिन्यू। अच्छा, मतलब दबाव नहीं डालना बल्कि प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिएक्शन को बदल रहे हैं, अपनी अप्रोच बदल रहे हैं। ये रिश्तों में भी बहुत काम का लगता है, खासकर डेटिंग में। वहां तो हम अक्सर दूसरे के मिक्स सिग्नल्स में ही उलझे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, डेटिंग में जाने दो सामने वाले को अपने व्यवहार से खुद को बताने। मतलब अगर कोई लगातार प्लान कैंसिल कर रहा है, मैसेज का जवाब घंटों बाद दे रहा है, तो उसे जाने दो वैसा करने। उनका बर्ताव ही उनका मैसेज है। कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। शायद तो फिर मुझे करने दो इस सच्चाई को देखना और एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, बजाय इसके कि आप उनका पीछा करते रहें या सफाई मांगते रहें। अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। सही बात है। और लंबे रिश्तों में जहां आदतें एकदम पक्की हो चुकी होती हैं। वहां भी यह काम करता है। रॉबिन्स अपने पति का उदाहरण देती हैं, वो हमेशा लेट होते हैं। हाँ हाँ, कई घरों की कहानी होगी ये। बिल्कुल। तो सालों की कोशिश के बाद भी वो आदत नहीं बदली, तो क्या करें, जाने दो उन्हें लेट होने, ये उनका नेचर है शायद। अब मुझे करने दो ये तय करना कि क्या मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ, क्या मैं इसके साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, या मुझे इस पर खुलकर बात करने की जरूरत है, या क्या ये मेरे लिए इतना बड़ा इशू है कि रिश्ते पर ही दोबारा सोचना पड़े। देखिए, कंट्रोल फिर से आपके हाथ में है। आप स्थिति को स्वीकारें या अपनी प्रतिक्रिया बदलें या अपनी बाउंड्री सेट करें। आप उन्हें बदलने पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बहुत पावरफुल है ये। और एक आखिरी बड़ा एरिया जहां ये बहुत लगता है, तुलना, कंपैरिजन। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा एनर्जी ड्रेन है आजकल। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। हाँ। रॉबिन्स इसे 2 हिस्सों में बांटती हैं, जो मुझे बहुत मददगार लगा। एक तुलना जो यातना देती है और दूसरी जो शिक्षक बन सकती है। यातना वाली तुलना वो कौन सी है? यातना वो है जब हम उन चीज़ों की तुलना करते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, जैसे किसी की हाइट, बॉडी टाइप, फैमिली बैकग्राउंड, किस्मत या कोई नेचुरल टैलेंट। रॉबिन्स अपनी बेटी सॉयर का उदाहरण देती हैं, जो अपनी बहन केंडल के एथलेटिक फिगर से खुद की तुलना करती थी। अब सॉयर अपना बॉडी टाइप या मेटाबॉलिज्म नहीं बदल सकती। नहीं। तो उपाय? जाने दो केंडल को वैसा रहना जैसा वो है। इस तरह की तुलना में उलझे रहना सिर्फ दुख देगा, सेल्फ डाउट देगा। सही है। और शिक्षक बनने वाली तुलना, ये वो तुलना है जो हमें दिखाती है कि क्या संभव है, मेहनत से क्या हासिल किया जा सकता है। जैसे बिजनेस में किसी कॉम्पिटिटर की सफलता देखना या किसी की अच्छी आदतें देखना, जैसे कोई रोज एक्सरसाइज करता है। अच्छा। रॉबिन्स एक इंटीरियर डिजाइनर मॉली का जिक्र करती हैं, जो अपनी एक बहुत सफल कॉम्पिटिटर से जलती थी, परेशान रहती थी। तो यहाँ जाने दो मुझे करने दो कैसे लगेगा? जाने दो उस प्रतियोगी को सफल होने, उसकी सफलता आपसे कुछ छीन नहीं रही है, लेकिन मुझे करने दो उससे सीखना। उसने ऐसा क्या अलग किया, क्या बेहतर किया, मुझे करने दो उस सीख को अपने काम में लगाना और ज्यादा मेहनत करना। वाह, मतलब जलन को प्रेरणा में बदलना। बिल्कुल, ये तुलना फिर टीचर बन जाती है, ऑर्चर नहीं। तो अगर मैं इसे समेटूं तो जाने दो हमें बाहरी दुनिया के कंट्रोल से आजाद करता है, और मुझे करने दो हमें अपनी अंदर की दुनिया और अपने एक्शन का कंट्रोल देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से बाहर के शोर को कम करके अपने अंदर की आवाज को सुनने जैसा है। हाँ। ये बाहरी वैलिडेशन कि दूसरे क्या सोचते हैं, उससे हटकर अपनी अंदरूनी ताकत, अपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ एक कदम है। और इसमें शायद सबसे बड़ा आहा मोमेंट यही एहसास है कि हम रोज कितनी कितनी ज्यादा मेंटल और इमोशनल एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। सच में, दूसरों का मूड, उनकी पसंद नापसंद, ट्रैफिक, मौसम, पॉलिटिक्स, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, और जब हम ये एनर्जी बचाना सीख जाते हैं तो सोचिए इसका कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है अपने गोल्स पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी खुशियों पर, उन रिश्तों पर जो वाकई मायने रखते हैं। और इसकी जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी इसे बहुत आकर्षक बनाता है। 2 कदम। पहला, कंट्रोल छोड़ो, जाने दो। दूसरा, जिम्मेदारी लो, मुझे करने दो। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, एक सीधा साधा फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी लागू कर सकता है। और जो कहानियां हैं इसमें, वो प्रॉम नाइट वाली, दोस्तों के वीकेंड ट्रिप वाली, तुलना वाली, ये बातें ना दिमाग में बैठ जाती हैं। हाँ, वो रिलेट करती हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लगता, बल्कि लगता है कि हाँ, ये तो मेरी आपकी जिंदगी में होता है,
तो इन्हें याद रखना और लागू करना आसान हो जाता है। जैसे वो कैंडल का एक वाक्य, जाने दो, कितना कितना पावरफुल था। हाँ, वाकई वो सुनकर लगता है कि अरे कितनी बार हम बेवजह का बोझ ढोते रहते हैं। सही में ये सुनकर वाकई एक, वो फ्रेंच में कहते हैं ना, दे क्लिक, वैसा महसूस होता है। हाँ, और ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने की टेक्निक नहीं है, ये अपनी लिमिट्स को समझने और अपनी एनर्जी को समझदारी से इन्वेस्ट करने का तरीका है। ये आपको ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और आखिरकार ज्यादा पावरफुल महसूस करा सकता है। तो कुल मिलाकर मेल रॉबिन्स की ये जाने दो मुझे करने दो वाली सोच, ये हमें एक तरह की आजादी देती है। बिल्कुल। ये हमें गैर जरूरी मानसिक बोझ से मुक्त करती है, हमारी एनर्जी बचाती है और हमें अपने जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस लाती है। और ये न सिर्फ दूसरों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर बना सकती है, बल्कि खुद के साथ भी हमारा रिश्ता ज्यादा ईमानदार और मजबूत बनाती है। बिल्कुल। और इस बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। अभी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक स्थिति है या कौन सा एक व्यक्ति है जिसके लिए जाने दो कहना आपको तुरंत शांति दे सकता है? एक पल के लिए सोचिए। और फिर उस स्थिति से जो एनर्जी मुक्त होगी, उससे आप अपनी खुशी या अपनी तरक्की के लिए कौन सा एक ठोस मुझे करने दो वाला कदम उठा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे जरूर विचार करना चाहिए।